मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, प्लीज़ आप मेरी गलती की सज़ा उसे मत दीजिए। वही उसकी बात सुनकर अर्विका उसके पास आकर उसके सूजे हुए गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारकर बोली, अच्छा, तुम्हें 16 साल की बेटी तुम्हें इन सब के लिए छोटी लग रही है। तुम्हें तब शर्म नहीं आई थी जब तुम एक 5 साल की बच्ची को इतना खतरनाक जहर दे रही थी? तब उसके बारे में नहीं सोचा कि उसकी क्या हालत होगी? लेकिन नहीं, तुमने बिना किसी कारण के और सब जानते हुए भी उसे वह जहर दिया, ऊपर से उसे टॉर्चर भी किया। इतना कहकर वह उसके पेट पर एक जोरदार लात मारती है जिससे सरिता की जोरदार चीख निकल जाती है और उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। लेकिन फिर भी वह हिम्मत कर हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम, मैं लालच में अंधी हो गई थी इसलिए मैंने ये सब किया। इतना बोलकर रोने लगी। बानी या उसकी फैमिली तुम्हें ये जहर देने को नहीं कहती थी? तो उसकी बात सुनकर सरिता रोते हुए बोली, नहीं मिस बानी या उनकी फैमिली में से किसी ने भी मुझे ये काम करने को नहीं कहा। मिस बानी तो मुझे सिर्फ बामिका मैडम को परेशान करने के लिए पैसे दे देती थी, पॉइजन लेने के लिए नहीं। वही उसकी बात सुनकर अयान की आंखें गुस्से में लाल हो गईं। मतलब वह घटिया लड़की उसकी बहन को परेशान करने और टॉर्चर करने के पैसे देती थी और तब से ये घटिया औरत उसकी प्रिंसेस को परेशान कर रही थी, टॉर्चर कर रही थी और उसे पता भी नहीं। सच में उसे अपने आप पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था कि वह इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। तभी अयान अपनी सख्त और खतरनाक आवाज़ में बोला, तुमने ये सब किसके कहने पर किया? बताओ, वरना तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी बात सुनकर सरिता कांप उठी। फिर वो हिम्मत करते हुए बोली, मुझे नहीं पता कि वह कौन है। जब मुझे यहाँ 1 साल काम करते हुए हो गया तब मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया था और उसने मुझे ये सब करने के लिए कहा और कहा कि अगर मैं उसका ये काम करती हूँ तो वह मुझे पैसे देगा। मैंने भी लालच में आकर उसकी बात मान ली, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं देखा, ना ही मुझे उस इंसान के बारे में पता है, क्योंकि उसके बाद कभी उसका फ़ोन नहीं आया और वह जहर भी मुझे मेरे घर पर पार्सल में मिलता था। मुझे उसके बारे में और कुछ भी नहीं पता, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। वही उसकी बात सुनकर अर्विका और अयान एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर अर्विका गहरी सोच में डूब गई। उसके चेहरे से पता लगाना मुश्किल था कि वह क्या सोच रही है। तभी वह सख्त आवाज़ में उन लेडी बॉडीगार्ड से बोली, इसे तब तक टॉर्चर करो जब तक यह मर ना जाए, और जब यह मर जाए तो इसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर जंगली जानवरों को खिला देना। और इतना बोलकर वह वहां से चली जाती है। वह इस औरत को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली थी। वही उसके पीछे अयान भी वहां से चला जाता है। इस समय उसकी आंखों में गहरा गिल्ट और गुस्सा दिख रहा था, क्योंकि अर्विका ने उसे सब कुछ सच बता दिया था बामिका के बारे में, जिससे उसे अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसके इतने पावरफुल होने के बावजूद भी उसकी दोनों बहनों को इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी। वही उसके ही एक्सप्रेशन देखकर अर्विका समझ जाती है कि वह क्या सोच रहा है, इसलिए वह अयान के कंधे पर हाथ रखकर बोली, भाई आप इसके लिए अपने आप को ब्लेम मत दीजिए, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं। उसकी बात सुनकर अयान की आंखें नम हो गईं और वह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, मेरी गलती कैसे नहीं है अर्विका? मेरी ही नाक के नीचे, मेरे ही घर में मेरी बहन को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था, जहर दिया जा रहा था और मुझे इसकी खबर ही नहीं। ये तो अच्छा हुआ तुमने इसके बारे में पता करवा लिया, वरना हम अभी तक अपनी प्रिंसेस को खो चुके होते। ये सब मेरी ही लापरवाही का नतीजा है। वही उसकी बात सुनकर अर्विका गहरी सांस लेकर बोली, भाई अब जो कुछ हो गया हम उसे नहीं बदल सकते, लेकिन अब हमें सब कुछ ठीक करना होगा। हमारे पास अभी भी मौका है, हम बामी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा। उसकी बात सुनकर अयान कुछ नहीं बोला, बस अपना सर हाँ में हिला देता है। रायजादा मैंशन। इस समय अनुजी किचन में डिनर की प्रिपरेशन करवा रही थी। आज के हुए तमाशे से अब वह थोड़ी नॉर्मल थी। वह सभी सर्वेंट को समझा रही थी कि खाने में क्या क्या बनाना है। तभी उनका मोबाइल बजता है। वही जब वह कॉलर आईडी देखती हैं तो बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि ये कॉल अर्विका के दूसरे भाई का था। वह जल्दी से कॉल उठाती है और सामने वाले को कुछ कहने का मौका दिए बिना झूठे गुस्से के साथ बोली, ओहो, अब समय मिल रहा है हमारे नवाब साहब को अपनी माँ से बात करने का। उनकी आवाज़ में हल्की सी नाराज़गी थी, क्योंकि अर्विका का दूसरा भाई आयांश पिछले 4 महीने से उनसे मिलने नहीं आया था। तभी सामने से कुछ कहा जाता है जिससे अनुजी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं और वह खुश और एक्साइटेड होकर बोली, क्या कहा तुम? सचमुच यहाँ पर आने वाले हो? चैप्टर नंबर 62। वहीं दूसरी तरफ बजाज इंडस्ट्रीज में अद्रिव अपनी केबिन में बैठा था। इस समय वह गुस्से से जैक को घूर रहा था। जैक डर से कांपते हुए उसके सामने खड़ा था। तभी अद्रिव गुस्से में बोला, तुम लोग अभी तक उसका पता नहीं लगा पाए, उसका नाम पता होने के बावजूद। क्या अब मेरी टीम इतनी भी काबिल नहीं रह गई कि एक लड़की का पता नहीं लगा सकती? उसकी बात सुनकर जैक डरते हुए बोला, बॉस हमने बहुत कोशिश की, लेकिन लेडी बॉस के बारे में हम कुछ भी पता नहीं लगा पा रहे। ऐसा लग रहा है जैसे उस नाम की कोई लड़की इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैक की ये बात सुनकर अद्रिव का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसका फ़ोन बजता है। अद्रिव फ़ोन पर कॉलर आईडी देखता है। यह उसके बेस्ट फ्रेंड अयांश का था, तो वह जल्दी से कॉल उठा लेता है। वहीं ये देखकर जैक राहत की सांस लेता है और मन ही मन बोला, बच गया। लेकिन तभी उसे अद्रिव की आवाज़ सुनाई देती है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है,
तुम्हारी पनिशमेंट तो मैं तुम्हें बाद में दूंगा, अभी के लिए तुम यहाँ से जाओ। उसकी बात सुनकर जैक का मुंह बन गया और मन ही मन बोला, पता नहीं ये बॉस को मेरे मन की बात कैसे पता चल जाती है। फिर उसे सज़ा के बारे में याद आता है तो उसकी बॉडी में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि अद्रिव की पनिशमेंट का मतलब वह अच्छी तरह से जानता था। लेकिन अब कर भी क्या सकता था, इसलिए बेचारा अपना चेहरा लटकाए उसकी केबिन से बाहर निकल गया। वहीं फ़ोन की दूसरी तरफ अयांश की अट्रैक्टिव आवाज़ आई, मैंने सुना है तूने शादी कर ली है। वहीं उसकी बात सुनकर अद्रिव हैरान होकर बोला, तुझे कैसे पता चला? वह बस इतना ही बोला था कि तभी फ़ोन की दूसरी तरफ से अयांश शॉक में चिल्लाया, क्या कहा तूने? क्या ये सच है? तूने सच में शादी कर ली? वो भी इतनी जल्दी? कौन है वो लड़की? और तूने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? इसके बाद अयांश एक के बाद एक सवालों की झड़ी लगा देता है। वहीं उसकी बातें सुनकर अद्रिव परेशान होकर बोलता है, शांत हो जा, जब तू चुप होगा तभी तो मैं तेरे सवालों का जवाब दूंगा। उसकी बात सुनकर अयांश चुप हो जाता है और कुछ सेकंड बाद उत्साह से बोलता है, ठीक है, अब बता, वो लड़की कौन है जिससे तूने इतनी जल्दी शादी कर ली? अयांश सच में बेहद एक्साइटेड था, क्योंकि वह अद्रिव को पिछले 5 सालों से जानता था और इन 5 सालों में अद्रिव ने कभी किसी लड़की के पास जाने की कोशिश तो दूर, उसकी तरफ देखा तक नहीं था। अगर कोई लड़की खुद उसके पास आने की कोशिश करती तो अद्रिव उसका बुरा हाल काटा था। तो ऐसे में अयांश जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि ऐसा क्या हुआ कि अद्रिव ने अचानक शादी कर ली। वहीं उसकी बात सुनकर अद्रिव उदास सा हो गया और धीमी आवाज में बोला, यार, जब मुझे उसके बारे में कुछ पता होगा तभी तो मैं तुझे बताऊंगा कि वो कौन है, मुझे तो उसके नाम के अलावा और कुछ भी पता नहीं। उसकी ये बात सुनकर अयांश और भी ज्यादा हैरान रह गया और उसने मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, क्या मतलब? तुझे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता और तूने उससे शादी कर ली? क्यों, और वो भी कैसे? वहीं उसकी बात सुनकर अद्रिव उसे कुछ बटेन छोड़कर मॉल की और होटल में हुई सारी बातें बता देता है। वहीं कुछ समय तक उसकी बात खत्म होने के बाद सन्नाटा छा जाता है। फिर कुछ समय बाद होश में आया की तरह अयांश की हांसी की आवाज़ गूंज जाती है। वहीं इस समय अयांश ठहाके मार मार कर हंस रहा था। ये सुनकर अद्रिव का मुंह बन गया और वह खींचते हुए बोला, बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर। एक तो मैं इतना परेशान हूं और तुम मुझ पर ही हंस रहे हो। वहीं उसकी बात सुनकर अयांश अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, यार, मैं हंसूं नहीं तो और क्या करूं? ऐसी अजीब व गरीब शादी ना मैंने कभी देखी है और ना मैंने कभी सुनी है। तुम वह सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम इंडिया कब आ रहे हो? तो अयांश खुशी और एक्साइटमेंट में बोला, मैं 15 दिन बाद आ रहा हूँ इंडिया वापस। वहीं उसको इतना एक्साइटेड देखकर अद्रिव बोला, घर आने के लिए इतना एक्साइटेड तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, क्या बात है? तो उसकी बात सुनकर अयांश बोला, हाँ, वो क्या है ना, मेरी खोई हुई बहन वापस आ गई है, इसलिए मैं उससे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्योंकि भाई और मॉम ने तो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताया और ना ही मुझे उससे बात करने दी। उसकी बात सुनकर अद्रिव बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। अब मैं फ़ोन रखता हूँ, उसके बाद मिलकर और बातें करेंगे। और हाँ, जब तुम्हारी छिछोरी मिल जाए ना तो मुझे भी उससे ज़रूर मिलाना। मैं भी देखना चाहता हूँ उस लड़की को जिसने पहली मुलाकात में ही मेरे डेविल दोस्त की बैंड बजा दी। इतना कहकर वह हंसते हुए फ़ोन रख देता है। वहीं दूसरी तरफ आयान और अर्विका हॉस्पिटल जाते हैं, क्योंकि उन्हें सत्याम से बामिका की हेल्थ के बारे में और बातें जाननी थीं। थोड़ी देर बात करने के बाद दोनों घर लौट आते हैं। हॉल में अनुजी बैठी होती हैं और उनके चेहरे पर आयांश के आने की खुशी में एक बड़ी सी स्माइल होती है। ये देखकर आयान मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या बात है मॉम, आज बड़ी खुश लग रही हो, कोई लॉटरी वॉटरी लग गई क्या? अनुजी मुस्कुराकर कहती हैं, नहीं, कोई लॉटरी नहीं लगी, लेकिन मुझे तुम लोगों को एक गुड न्यूज़ देनी थी, आयांश 15 दिनों बाद घर आ रहा है। ये सुनकर आयान बहुत खुश हो जाता है, लेकिन अर्विका एकदम नर्वस हो जाती है, क्योंकि वह कभी आयांश से मिली ही नहीं थी। चैप्टर नंबर 63। अर्विका आयांश से कभी मिली नहीं थी, क्योंकि आयांश फॉरेन रहता था। क्योंकि वहाँ उसकी अपनी कंपनी थी, जिससे वह हमेशा फॉरेन में ही रहता था और घर बहुत कम ही आता था। पिछले जन्म में जब तक बामिका ज़्यादा मेंशन में थी तब तक आयांश उससे मिलने नहीं आया था। लेकिन जब उसे और बामिका को बनी ने किडनैप कर लिया था और उसकी फैमिली मुश्किल में थी, तब आयांश उनकी मदद करने इंडिया आ रहा था। तभी उसकी फ्लाइट क्रैश में मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई थी। और यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि जानबूझकर यह सब बनी और उस मिस्टीरियस पर्सन ने करवाया था। क्योंकि फॉरेन में आयांश एक बहुत ही पावरफुल बिजनेसमैन था और उसका कनेक्शन माफिया से भी था। अगर वह इंडिया आता तो वह आसानी से सबको बचा लेता और रायज़ादा परिवार कभी भी बर्बाद नहीं होता। वह यही सब सोच रही थी, तभी वह बामिका की बात सुनकर होश में आ। बामिका सीढ़ियों से नीचे आकर खुशखुशी से चिल्लाते हुए बोली, क्या सचमुच मम्मा, अंशु भैया घर आ रहे हैं? वहीं ये सब बोलते हुए बामिका बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश नज़र आ रही थी, क्योंकि तीनों भाइयों में वह आयांश के सबसे ज़्यादा करीब थी और वह उसका फेवरेट भाई था। वैसे तो वह अपने सभी भाइयों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसका और आयांश का बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। हाँ प्रिंसेस, अंशु घर आ रहा है, अनुजी मुस्कुराते हुए बोली।
वहीं बामिका को इतना खुश और एक्साइटेड देखकर आयान का मुंह बन गया और उसके चेहरे पर हल्की जलन भी नजर आने लगी। वैसे तो वह अपने भाई बहनों से बहुत ज्यादा प्यार करता था कि उनके लिए अपनी जान भी दे सकता था, लेकिन उसे आयांश से बहुत जलन होती थी क्योंकि वह बामिका का फेवरेट भाई था। वह यहाँ पर रहता भी नहीं था, फिर भी बामिका उसके सबसे ज्यादा करीब थी, और जब भी आयांश घर आता था तो बामिका उसके लिए उसे भी इग्नोर कर देती थी। इसलिए उसे आयांश से बहुत जलन होती थी क्योंकि वह भी अपनी बहन का फेवरेट भाई बनना चाहता था। लेकिन बेचारा जब भी बामिका से बात करता, बामिका उससे खुलकर बात नहीं कर पाती थी, क्योंकि वह अपना चेहरा हमेशा ऐसे सीरियस और खड़ूस बनाकर रखता था कि बेचारी बामिका को उससे बहुत डर लगता था। यही सोचकर अयान का चेहरा बहुत सीरियस हो जाता है और वह मन ही मन कहता है कि मुझे अपनी दोनों प्रिंसेसेस को कोई गिफ्ट देना चाहिए ताकि उन दोनों का मैं ही हमेशा फेवरेट भाई बना रहूं। आयांश के आने के बाद उसकी दोनों बहनें उसके ही आगे पीछे दौड़ती रहेंगी और वह ऐसा नहीं होने देगा। यही सब सोचते हुए उसके चेहरे पर इतने ज्यादा सीरियस एक्सप्रेशन थे जैसे पता नहीं कौन सी करोड़ों की डील साइन कर रहा हो। कुछ समय तक वे सब थोड़ी देर बैठकर बात करते हैं और उसके बाद डिनर करके वे लोग अपने अपने रूम चले जाते हैं। वहीं बामी और अर्बिका बामिका के रूम में चली जाती हैं क्योंकि वे दोनों आज वहीं सोने वाली थीं। बामिका वॉशरूम जाकर फ्रेश होती है और चेंज करके रूम में आती है। तभी उसे फ़ोन की रिंगटोन की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वह बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि यह वही उसी मिस्टीरियस मैन का फ़ोन है। ये सोचकर ही उसके चेहरे पर डर के मारे ठंडा पसीना आने लगता है, पर वही फ़ोन की रिंगटोन लगातार बज रही थी जिससे बामिका को और भी ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन जैसे तैसे वह हिम्मत करके फ़ोन उठाती है और कॉलर आईडी देखती है तो एंगल ही पल उसका सारा डर मिट जाता है और उसकी जगह उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है क्योंकि यह फ़ोन एकांश का था। वह जल्दी से कॉल उठाती है और मोबाइल अपने कान से लगाती है तो वहां से एकांश की बेचैनी से भरी आवाज़ आती है, कैसी हो स्वीटहार्ट, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। यही उसकी बात सुनकर बामिका हैरान हो गई और वह बोली, एकांश मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपको क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। यही सुनकर एकांश के दिल को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसकी बेचैनी पूरी तरह से कम नहीं हुई क्योंकि आज ही उसे अपने सीक्रेट गार्ड से पता चला था कि अर्बिका हॉस्पिटल गई थी और बामिका की तबीयत खराब है। तभी से उसे बामिका की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। उसने अर्बिका को भी कॉल लगाया लेकिन बिजी होने की वजह से वह अपना फ़ोन नहीं उठा रही थी, इसलिए टेंशन और बेचैनी में उसकी हालत खराब थी। लेकिन अब बामिका की आवाज़ सुनकर उसे थोड़ी राहत मिली और वह बहुत ही सॉफ्ट लहजे में बोला, तुम ठीक हो ना स्वीटहार्ट, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना। उसकी फिक्र महसूस करके बामिका के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई और वह स्माइल के साथ बोली, हाँ एकांश मैं बिल्कुल ठीक। यह सुनकर एकांश के सैंस में सैंस आती है और बातें करने लगे। तभी अर्बिका चेंज करके आई तो उसकी नज़र बामिका पर गई जो एकांश से बात करते हुए ब्लश कर रही थी। ये देखकर अर्बिका मुंह बनाकर बोली, देखो तो कैसे ये बूढ़ा मेरी भोली भाली बहन को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा रहा है। मैंने तो सुना था कि यह बूढ़ा लड़कियों से बात नहीं करता और हमेशा अपने काम में बिजी रहता है, लेकिन इसके गुण देखकर तो मुझे लग रहा है जैसे इसे लड़कियां पटाने का 100 साल का एक्सपीरियंस हो। ऐसा लगता है जैसे इसके पास कोई काम धंधा ही नहीं, ये दिन भर नल्ला ही बैठा रहता है। जब देखो जब मेरी बहन को कॉल करके परेशान काट रहता है, थरकी बुद्धा कहीं का, इतना बोलकर वह मुंह बना लेती है। वो ये सब इसलिए बोल रही थी क्योंकि जब से बामिका के साथ वह डेट पर गया था तब से एकांश दिन में 2-3 बार फ़ोन पर उससे बात जरूर करता था और जब किसी वजह से बामिका फ़ोन नहीं उठाती थी तो तुरंत उसे फ़ोन लगाकर उससे बामिका के बारे में ऐसे पूछता जैसे कि उसने बामिका को किडनैप कर रखा हो। कुछ समय बात करने के बाद बामिका फ़ोन रख देती है और अर्विका से कुछ समय बात करने के बाद वे दोनों सो जाती हैं। अगली सुबह 5 o'clock बजे बामिका, अर्विका और अयान गार्डन में खड़े थे। इस समय तीनों ने ट्रैक सूट पहन रखे थे। मॉर्निंग एक्सरसाइज और अर्विका से कुछ समय बात करने के बाद वे दोनों सो जाती हैं। अगली सुबह 5 o'clock बजे बामिका, अर्विका और अयान गार्डन में खड़े थे। इस समय तीनों ने ट्रैक सूट पहन रखे थे और इस वक्त बामिका कभी मुंडी घुमाकर अयान को देखती तो कभी अर्विका को। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अर्विका इतनी जल्दी क्यों उठाया, क्योंकि नॉर्मली वह इतनी सुबह नहीं उठती थी। वहीं अयान और अर्बिका के चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। अर्बिका बामिका की तरफ देखती है तो उसे सत्याम की बात याद आती है जब अयान और आविका उससे बात कानी गई द टैब। उसने कहा था कि वह जब तक बामिका का इलाज शुरू नहीं कर सकता जब तक उसकी बॉडी थोड़ी हेल्दी न हो जाए, क्योंकि लगातार पॉइजन देने की वजह से उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और अगर ऐसे में उसका इलाज होता तो हो सकता है कि वह दवाइयों का इफेक्ट न झेल पाए, क्योंकि यह मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और उन मेडिसिन को लेने के लिए बामिका की बॉडी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और ये सब एक्सरसाइज से ही हो सकता है। तभी बामिका बोली, दी भाई हम यहाँ पर क्यों आए हैं, वह भी इतनी सुबह सुबह, मुझे अभी नींद आ रही है। तो अर्विका बोली, हम यहाँ पर एक्सरसाइज करने आए हैं और से आज ही नहीं बल्कि अब रोज़ ही इतनी सुबह ही उठना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर बामिका टुकुर टुकुर अराबिका की तरफ देखकर बोली, अगर एक्सरसाइज करनी है तो यहाँ पर मेरा क्या काम लगता है, आपने मुझे गलती से उठा दिया, लेकिन कोई बात नहीं दी, ऐसी गलती हो जाती है। आप और भाई आराम से एक्सरसाइज कर लो, ठीक है।
मैं चलती हूँ। और वहां से दबे पांव जाने लगी। ये देखकर अयान और अराबिका की आंखें छोटी छोटी हो गईं। वहीं बामिका भागती उससे पहले ही अराबिका ने उसे पकड़ लिया। ये देखकर बामिका अपनी 32 के 32 दांत चमकाते हुए बड़ी मासूमियत से अराबिका की तरफ देखकर बोली, दी प्लीज, आपको पता है ना मुझे ये एक्सरसाइज नहीं पसंद और मैं कैसे कर पाऊंगी ये सब कुछ तो दया करो अपनी बहन पर। और इतना कहकर मासूम सा चेहरा बना लेती है। वही उसके इस मासूम चेहरे को देखकर अयान और अराबिका तो पिघलने ही वाले थे क्योंकि वह लगी इस वक्त इतनी क्यूट रही थी। लेकिन अराबिका अपने आप को संभालती है और छोटी आंखों से बामिका को घूरते हुए बोली, तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा समझी। अब तो तुम्हें एक्सरसाइज करनी ही होगी। तुम्हें स्ट्रांग बन सको, कब तक यूं इस तरह सिंगल पसली बनकर घूमती रहोगी। वही उसकी बात सुनकर अयान को हंसी आ गई और बामिका का मुंह बन गया और वह मुंह बनाकर बोली, मैं कोई सिंगल पसली नहीं हूँ, इसे जीरो फिगर कहते हैं। और हाँ, मुझे स्ट्रांग बनने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं पहले से ही बहुत स्ट्रांग हूँ। और इतना कहकर वह अपना हाथ आगे करती है और मुट्ठी बंद करके बड़े ही प्राउडली अपने डोले शोले दिखाने लगती है। और वह मुस्कुराते हुए बड़े ही प्राउड से अयान और अराबिका को देखती है, जो उसे इस तरह देखकर अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि बामिका इस तरह करने से उसके डोले शोले तो नहीं लेकिन उसका सिंगल पसली हाथ जरूर दिख रहा था, जिससे वह बहुत ही ज्यादा फनी लग रही थी। या देखकर अयान और आबिका को बहुत हंसी आ रही थी। वही जब बामिका या देखती है तो हड़बड़ाते हुए जल्दी से अपना हाथ नीचे करती है और मुंह बनाकर बोली, भाई दी, आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो, जाइए, मैं आप लोगों से बात नहीं करती। और इतना बोलकर वह वहां से रिफू चक्कर होने वाली थी। तभी अराबिका उसका हाथ पकड़कर बोली, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। और हाँ, दिख रहा है कि तुम कितनी स्ट्रांग हो। कल तुमसे एक 10 किलो की चेयर भी नहीं उठाई गई थी और बात करती हो स्ट्रांग होने की। और इतना बोलकर वह घूरते हुए बामिका को देखने लगी। वही ये सुनकर बामिका का मुंह बन जाता है। इस समय वे दोनों बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी जिन्हें अयान मुस्कुराते हुए देख रहा था। सचमुच बामिका को इस तरह देखकर यही सोच रहा था कि बामिका अराबिका के आने से कितनी बदल गई थी। क्योंकि पहले बामिका उनसे मजाक करना तो दूर की बात ही बहुत कम करती थी। लेकिन आज अराबिका के आने के बाद वह अब अपनी फैमिली के और भी क्लोज हो गई थी और उनके साथ हंसी मजाक भी करने लगी थी। पहले हमेशा वह बहुत शांत और डरी सहमी सी रहती थी, लेकिन अब उसकी खिलखिलाहट से पूरा घर गूंजता था। आज से तुम एक्सरसाइज शुरू करने वाली हो, इसलिए आज कुछ हल्का फुल्का ही कर लो। तुम एक काम करो, तुम इस पूरे गार्डन के 5 चक्कर लगाओ। वहीं उसकी बात सुनकर बमिका को तो जैसे चक्कर ही आने लगे थे, क्योंकि यह गार्डन कई किलोमीटर में फैला हुआ था और उसके 5 चक्कर को आविका हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर रही थी। और उसके जैसी नाजुक सी जान के लिए ये किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा था। ये सोचकर ही वह रोनी शक्ल बना लेती है और अर्विका और अयान को मनाने की कोशिश करती है। लेकिन अर्विका और अयान उसकी कुछ नहीं सुनते, क्योंकि यह उसके भलाई के लिए था। वहीं कुछ समय बाद वे लोग गार्डन के चक्कर लगाने शुरू करते हैं। तो अर्विका और अयान बिजली की रफ्तार से गार्डन के चक्कर लगाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें इन सब की आदत थी। उनकी स्पीड देखकर बमिका तो मुंह खोले उन दोनों को ही देखती रह गई। कुछ समय बाद अर्विका और अयान गार्डन के 10 चक्कर लगाकर अपनी आगे की एक्सरसाइज की तैयारी कर रहे थे। वहीं बमिका बेचारी थकी हरी गार्डन में लेटी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वैसे तो उसने गार्डन के सिर्फ 2 ही चक्कर लगाए थे, पर इतने में ही उसकी हालत खराब हो गई थी कि अब उसके उठने की भी हिम्मत नहीं थी। ये देखकर अयान और अर्विका भी उसे ज्यादा दौड़ने को फोर्स नहीं करते और थोड़ा सा और एक्सरसाइज करके वे तीनों मेंशन के अंदर जाकर फ्रेश होते हैं और सब साथ में मिलकर फैमिली ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अपने रूम में जाकर बमिका तो सीधे बेड पर गिरकर सो ही गई, क्योंकि वह आज की एक्सरसाइज से बहुत थक गई थी। आज उन्हें कॉलेज नहीं जाना था, इसलिए अर्विका अपने ऑफिस निकल गई और अयान अपने ऑफिस निकल गया। रायज़दा इंडस्ट्रीज शहर के बीचों बीच एक बहुत ही आलीशान और खूबसूरत बिल्डिंग बनी थी, जिसके बाहर बहुत ही खूबसूरत शब्दों में रायज़दा इंडस्ट्री लिखा हुआ था। तभी उस बिल्डिंग के बाहर 10 से 12 कारों का काफिला आकर रुकता है और पहले सभी कारों से बहुत सारे ब्लैक ड्रेस बॉडीगार्ड बाहर निकलते हैं। तभी एक बॉडीगार्ड आगे आकर एक गाड़ी का दरवाज़ा ओपन करता है और उसमें से अयान बाहर निकलता है। इस समय उसने डार्क ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जिसमें वह बहुत ही ज्यादा हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। वहीं एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ वह बिल्डिंग के अंदर आता है। उसे देखकर सभी एम्प्लॉयज खड़े होकर उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। वहीं लड़कियां तो उसके हैंडसम चेहरे को देखकर उसे घूर घूर कर देख रही थीं, जिसे इग्नोर करते हुए अयान अपने केबिन की तरफ बढ़ने लगता है। वह जा ही रहा था, तभी एक लड़की अचानक से आकर उससे टकरा जाती है, जिस वजह से वहां बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है और सभी एम्प्लॉयज उस लड़की को दया भरी नजरों से देख रहे थे, क्योंकि अब पता नहीं अयान उस लड़की को इस गलती के लिए कौन सी सजा देगा। वहीं लड़कियां उस लड़की को जलन से देखे जा रही थीं।
सौम्या अग्रवाल। वहीं जब आयान किसी लड़की को अपने इतने करीब देखता है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वह अपने गुस्से से जली आंखों से सामने खड़ी लड़की को देखता है तो हैरान हो जाता है और यूज देखता रह जाता है, क्योंकि सामने वही लड़की खड़ी थी जिसे उसने हॉस्पिटल के लिए लिफ्ट दी थी। उस लड़की ने इस समय व्हाइट कलर का एक अनारकली और उसी का मैचिंग दुपट्टा पहना हुआ था। आंखों में काजल और अपने काले घने लंबे बालों को उसने एक नॉर्मल सी चोटी में बांध रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वहीं इस समय आयान को इतने गुस्से में देखकर वह डर के मारे कांप रही थी। ये देखकर आयान को पता नहीं क्यों बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को बिना चेंज किए अपनी सख्त ठंडी आवाज में बोला, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता या फिर आपको लोगों से टकराने का कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ा हुआ है। और इतना कहकर वह अपनी गहरी आंखों से सामने खड़ी लड़की को देखने लगता है। वहीं उसकी बात सुनकर लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है और डर के मारे उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन डर और घबराहट के कारण उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। वहीं उसकी आंखों में आंसू देखकर आयान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे अपने दिल में एक बेचैनी सी महसूस होती है, जैसे महसूस करके उसके हाथों की मुठ्ठियां कस जाती हैं कि वह किसी लड़की से इतना इफेक्ट कैसे हो सकता है। इसलिए वह जल्दी से उस लड़की को छोड़ता है और उसके जवाब का बिना इंतजार किए ही गुस्से से वहां से निकल जाता है, जिससे वहां मौजूद सभी एम्प्लॉयज हैरान हो जाते हैं कि उनके बॉस ने इस लड़की को बिना सजा दिए छोड़ दिया। वरना अगर कोई भी लड़की उनके बॉस के साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश करती थी तो आयान सीधा उसे नरक का रास्ता दिखाता था। वहीं तभी उनकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है। वहीं जब फुल उस लड़की को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, जो कि आज तक उन्होंने इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। और उसको सब लोग देखने लगते हैं। तभी एक लड़की उस लड़की को देखते हुए बोली, मुझे लगता है बॉस अब इस लड़की को फायर कर देंगे, क्योंकि बॉस इतनी आसानी से किसी को नहीं छोड़ते। तो उसकी बात सुनकर दूसरी लड़की बोली, हाँ तुम सही कह रही हो, इतनी आसानी से तो बॉस इसको नहीं छोड़ेंगे। और इतना कहकर वह लोग उस लड़की को देखने लगते हैं। वहीं ऑफिस के कुछ लड़के भी उसे अपनी हवस भरी नज़रों से देख रहे थे। ये देखकर वह लड़की बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, जिससे उसकी पकड़ अपने बैग पर कांस जाती है। लेकिन जब वह ऑफिस एम्प्लॉयज की बातें सुनती है तो और भी ज्यादा घबरा जाती है। कितनी मुश्किल से तो उसे ये जॉब मिली थी, अब उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से ये जॉब चली गई तो वह क्या करेगी। अगर उसे जॉब नहीं मिली तो वह अपनी माँ का इलाज कैसे करवाएगी और अपना खर्चा कैसे निकालेगी। उसकी आखिरी उम्मीद ही यह जॉब थी। वह यही सोच रही थी, तभी वहां आयान का असिस्टेंट रमन आ जाता है। वहीं उसको देखकर सारे एम्प्लॉयज उस लड़की से अपनी नज़र हटा लेते हैं और बात करना छोड़कर अपना काम करने लगते हैं, क्योंकि रमन काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। तभी रमन उस लड़की के पास जाकर बोला, मिस सौम्या, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? ऑफिस का टाइम हो गया है, आपको तो अभी बॉस के केबिन में होना चाहिए था ना। अभी के अभी उनके केबिन में जाइए, क्योंकि बॉस को काम में लेट होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। तो उसकी बात सुनकर सौम्या जैसे होश में आती है और उससे सौम्या हिचकिचाते हुए बोली, सर बॉस का केबिन कहाँ पर है? मुझे नहीं पता। उसकी बात सुनकर रमन को रियलाइज हुआ कि सौम्या आज ऑफिस पहली बार आई है, इसलिए वह बोला, मेरे पीछे आओ, और वहां से आयान के केबिन की तरफ चलने लगता है। वहीं सौम्या भी सर झुकाए रमन के पीछे पीछे चलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ आयान फ्रस्ट्रेशन में अपनी चेयर पर बैठा था। उसकी आंखों के सामने बार बार सौम्या का रोता हुआ चेहरा आ रहा था, जो उसे बहुत बहुत ज्यादा बेचैन कर रहा था। और इस समय वह बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहा था। तभी केबिन में नॉक होने की आवाज़ आती है, तो आयान अपने आप को संभालता है और एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ अपनी सर्द आवाज़ में बोला, कम इन। उसकी बात सुनकर रमन और सौम्या केबिन के अंदर आ जाते हैं और आयान को ग्रीट करते हैं। वहीं जब सौम्या और आयान एक दूसरे को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। वहीं सौम्या को अब डर लगने लगा कि कहीं उसकी गलती की वजह से आयान उसे जॉब से बाहर न निकाल दे, इसलिए वह बहुत डरी हुई नज़रों से आयान को देख रही थी। वहीं जब आयान सौम्या को देखता है, हैरान हो जाता है और रमन की तरफ देखता है, तो रमन उसका